चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियोज। रेशियो का मतलब अपन लोग जानते हैं प्रपोर्शन, मतलब अपन एक चीज को दूसरी चीज से डिवाइड करके रेशियो निकालते हैं। सो लिखो आप रेशियो। रेशियो मीन्स one number expressed in terms of another. Ratio means one number expressed in terms of another. It is also called proportion, and it may also be converted into percentage. Converted into percentage. Page number 5.6. Six. Classification of ratios. लिख लो कॉपी में। There are four categories of ratios. Number one, liquidity ratios. Second, solvency ratios. Third, activity or turnover ratios. Fourth, profitability ratios or income ratios. फर्स्ट टॉपिक लिखिए अब आप, लिक्विडिटी रेशियोज। और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहते हैं। ये रेशियो अपने को बताते हैं कि हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, मतलब हमारे बिजनेस में लिक्विड असेट्स, यानी कि जिसको अपन करंट असेट्स भी कह सकते हैं, करंट असेट्स और लिक्विड असेट्स की पोजीशन कैसी है, उसको हम कंपेयर करेंगे लायबिलिटीज से। इसके अंदर दो रेशियोज होते हैं। पहला है करंट रेशियो। लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर दो रेशियोज होते हैं। पहला लिखो करंट रेशियो और दूसरा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो अब फर्स्ट पॉइंट डाल लो, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और उसके नीचे नोट डाल के लिखो आइडियल करंट रेशियो इज 2:1। आइडियल करंट रेशियो इज 2:1, मतलब 2:1 करंट रेशियो आता है तो वो अच्छा माना जाता है। मतलब हमारी जो करंट असेट्स हैं वो करंट लायबिलिटीज का 2 टाइम्स होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम आसानी से हमारी असेट्स को पे, हमारी लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड इट आल्सो शोज आवर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। पेज नंबर 5.7 निकालो। देखो करंट असेट्स में क्या क्या आएगा वो हमें याद करना पड़ेगा। करंट असेट्स क्या होती हैं? करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जिनको हम 12 मंथ्स के अंदर अंदर रियलाइज कर लेते हैं, जिनका पैसा हमको 12 मंथ्स के अंदर अंदर मिल जाता है या फिर उनकी ऑपरेटिंग साइकिल से पहले मिल जाता है। प्रीवियस वीडियो जिसने देखा होगा उसको ध्यान होगा, मैंने उसमें बताया करंट असेट्स का मतलब है
जिसका रियलाइजेशन हमको 12 मंथ के अंदर अंदर हो जाता है। मतलब ये कम समय की होती है, बार बार चेंज होती रहती है, आप लोग जानते हो। जैसे कि अपना स्टॉक है, स्टॉक बार बार आएगा बार बार जाएगा, हम खरीदेंगे बेचते रहेंगे, जल्दी रियलाइज हो जाएगा। हमारे डेटर्स हैं, हमारे बिल रिसीवेबल हैं, बिल रिसीवेबल ज्यादा से ज्यादा 3 महीने 4 महीने के होते हैं। डेटर्स का पेमेंट हम ज्यादा से ज्यादा 4-5 महीने में ले लेते हैं। तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, करंट असेट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें, पेज नंबर 5.7 निकालो, उसमें देखो करंट इन्वेस्टमेंट। बैलेंस शीट में जो हमारी हेडिंग्स होती है करंट असेट्स वाली, वो एक तरीके से हमारी सारी करंट असेट ही है। करंट असेट के अंदर क्या क्या हेडिंग पढ़ी थी अपन ने, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, सारी की सारी वही दे रखी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स। करंट इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जो हम 12 महीने के अंदर अंदर इसको सेल कर देंगे। इन्वेंट्रीज के अंदर लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को शामिल नहीं करना, ये याद रखें आप, अंडरलाइन कर लो उसको। लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को हम इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल में आएगा बिल रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर लेस प्रोविजन, प्रोविजन लेस होकर आएगा उसका। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं हमारी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक, ये सब। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब हमने जो शॉर्ट टर्म के लिए उधार दे रखा है किसी को, वो भी तो हमारी असेट है। और अदर करंट असेट में आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स एक्सेट्रा। पेज टर्न करो 5.8 पर। करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल आपको गिवन है, देखिए। करंट लायबिलिटीज होती हैं हमारी शॉर्ट टर्म बोरिंग, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल कहलाते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज में आएंगे कोई सा भी लॉन्ग टर्म डेप्ट है जो अगले 12 महीने में हमें पे करना है, तो वो भी करंट लायबिलिटी बन जाता है, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। और इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरिंग, मतलब इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब एडवांस इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम डिविडेंड, ये सारी की सारी करंट लायबिलिटीज होती है। कॉल्स इन एडवांस भी करंट लायबिलिटी है। कॉल्स इन एडवांस भी हम बैलेंस शीट में अदर करंट लायबिलिटी में शो करते हैं, क्योंकि हमको एडवांस दे दिया किसी ने, तो अब हमें जब तक उसका हम कॉल नहीं कर रहे तब तक वो हमारे लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स, दीज ऑल आर आवर करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। पेज नंबर 5.120। इसमें अपने को करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। करंट रेशियो कैलकुलेट करना है तो इसमें पहले हमको सारी करंट असेट ऐड करनी पड़ेंगी। और करंट असेट है हमारे पास, एक तो इन्वेंट्री, एक है ट्रेड रिसीवेबल, पेज नंबर 5.120 पर है, निकाल लिया सबने। और एक हमारी करंट असेट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके अलावा कोई करंट असेट दिख रही है आपको? तो इन्वेंट्री ऐड कर लेंगे 70,000, ट्रेड रिसीवेबल 90,000 एंड कैश इक्विवेलेंट 5,000। तो हमारी करंट असेट्स का टोटल आ जाएगा 1,65,000। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग और प्रोविजन फॉर टैक्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ट्रेड पेबल कितना है? 46। और शॉर्ट टर्म बोरिंग 20,000। प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनको ऐड करो। 80,000। एक बार करंट असेट्स दोबारा चेक करो। एक तो 70,000, 90,000, 35,000 देना भूल गए अपन।
करंट इन्वेस्टमेंट नहीं लिया अपन ने। तो करंट असेट कितनी हो गई? 2 लाख। करंट इन्वेस्टमेंट भी आएगा करंट असेट्स के अंदर। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5000। 2 लाख। अब देखिए आप करंट रेशियो कैसे निकालेंगे हम? करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट असेट कितनी है? 2 लाख। और करंट लाइबिलिटीज कितनी है? 80,000। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 2.5। इसको कैसे लिखना है? 2.5:1। करंट रेशियो कैसे लिखेंगे? रेशियो के अंदर 2.5:1। पेज नंबर 5.10 पे आपको करंट रेशियो का कमेंट दे रखा है, वो आपको लिखना है अपनी कॉपी के अंदर। अगर आपका रेशियो 2 से ज्यादा आ रहा है तो कमेंट आएगा कि रेशियो इज सेटिस्फैक्ट्री। अगर आपका रेशियो 2 से 1 आ रहा है तो आएगा नॉट सेटिस्फैक्ट्री। सेकंड लिखिए आप लोग, जैसा कि आपको 5.10 पे दे रखा है, क्विक रेशियो। अच्छा एक और बात, करंट असेट्स को अपन करंट रेशियो को अपन वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, तो उसका नाम याद रखना। करंट रेशियो इज आल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ध्यान है किसी को? इसीलिए इसको करंट रेशियो को अपन वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल। लिखिए इसका फॉर्मूला है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और इसके अदर नेम्स भी आप ध्यान रखें, इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं और लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। लिक्विड असेट्स और करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड असेट्स वो होती हैं जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। कुछ करंट असेट्स तो ऐसी हैं जिनको कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, जैसे कि स्टॉक, इन्वेंट्री, हाथों हाथ नहीं दिखता। मगर कुछ करंट असेट ऐसी होती हैं जिनसे अपने को कैश बहुत जल्दी मिल जाता है, जैसे कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। और हमारा कैश तो वैसे भी हमारा कैश ही होता है, लिक्विड असेट होती है, हाईली लिक्विड असेट है कैश तो। और बैंक भी अपना क्या है, लिक्विड असेट है, हम जब चाहे जब उससे पैसा निकाल सकते हैं। मगर जो इन्वेंट्रीज हैं और जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये हमारी क्विक असेट के अंदर नहीं आते हैं। तो आपको इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को इसमें से माइनस करना है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर एडवांस इनकम टैक्स भी आता है, ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि अपन कोई सा भी खर्चा एडवांस में पे कर देते हैं तो वो प्रीपेड एक्सपेंस होता है ना। तो आपको सारे प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री को करंट असेट्स में से माइनस करना है, तो आपके पास आ जाएगा क्विक असेट्स। और इसका आइडियल रेशियो है 1:1। पेज नंबर 5.120, क्वेश्चन नंबर 2। Following particulars are given to you and you have to calculate the current ratio and quick ratio. What conclusions do you draw from these ratios? What conclusions मतलब आपको इसमें कमेंट भी लिखने हैं। तो कमेंट लिखने की आप लोग आदत डालें, क्योंकि कमेंट हर क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, बट आपको कमेंट लिखना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। और आपके प्रैक्टिकल में भी ये चैप्टर आएगा, ये ध्यान रखना। आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे स्कूल के अंदर, एक्सटर्नल आएगा, उसमें भी करंट रेशियो के सवाल आएंगे, करंट रेशियो और कैश फ्लो।
जो अपने 5 और 6 चैप्टर है इनके सवाल उसके अंदर आएंगे, तो इनको ध्यान से आप याद रख लेना, इनके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, और वैसे भी करने ही है अपने को फॉर्मूले याद। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को सबसे पहले निकालना है करंट रेशियो, और करंट रेशियो के लिए हमको चाहिए करंट असेट्स। करंट असेट्स क्या क्या है देखिए, इन्वेंट्री 2,50,000, और क्या है, ट्रेड रिसीवेबल आफ्टर डिडक्टिंग पीएफडीडी लेते हैं तो 1,30,000 आएगा। इन्वेस्टमेंट है 30,000। इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट थोड़ी लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है, तो ये भी करंट असेट में आएगा। इन्वेस्टमेंट के बाद है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस 20,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000। एक्रूड इनकम 10,000। अभी अपन करंट असेट निकाल रहे हैं, क्विक असेट बाद में निकालेंगे, इसमें दोनों पूछ रहा है अपने से। अब इनको ऐड करिए, कुछ और रह गया तो बताओ। 380, 410, 430, 470, 480 आ रहा है, एक बार चेक कर लो। और करंट लायबिलिटीज क्या क्या दे रखी है अपने को, एक्रूड इनकम असेट होती है बच्चे, तू देख क्यों नहीं लिखी, हमने तो लिखी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 20,000 दिख गई, अब मास्क लगा लो। शॉर्ट टर्म बोरिंग 30,000। ट्रेड पेबल कितना है, और नेक्स्ट क्या है, कितना है, बस ये 95 है, तो टोटल हो गया 50, 55, 60, 150 हो गया टोटल। अब अपन करंट रेशियो निकाल सकते हैं, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 4,80,000 डिवाइड बाय 1,50,000, यह आ जाएगा 3.2। अभी अपन करंट रेशियो निकाल रहे हैं, तुम्हारा दिमाग कहाँ है, आना चाहिए नहीं, कुछ भी आ सकता है, दैट इज आइडियल सॉरी, 1:1 इज आइडियल, स्टैंडर्ड है वो, उससे ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, क्योंकि कंपनी उसके अकॉर्डिंग थोड़ी चल सकती है, कभी कम ज्यादा हो ही सकता है। तो आपको उसको कमेंट में लिखना है कि इट इज मोर देन स्टैंडर्ड और लेस देन स्टैंडर्ड। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, इट इज वेरी मच मोर देन स्टैंडर्ड। हमारा स्टैंडर्ड तो है कि 2:1 होना चाहिए, और ये आ रहा है 3.2, सो इट इज मच ग्रेटर देन करंट लायबिलिटीज। तो इसमें हम लिखेंगे कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है वो सेटिस्फैक्ट्री है, और इसमें साथ में हम ये भी लिखेंगे देयर आर आइडल फंड्स इन द कंपनी। जब बहुत ज्यादा आ जाए तो आपको क्या लिखना है कि फंड फालतू में पड़े हैं, काम में नहीं आ रहे हैं। अब इसमें अपने को क्विक रेशियो भी निकालना है, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला हमने पढ़ा ये वाला, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अपन ने इस वाले क्वेश्चन में करंट असेट्स निकाल ली 4,80,000, इसमें से हम अगर इन्वेंट्री को माइनस कर दें और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्विक असेट आ जाएगा। तो इन्वेंट्री तो है 2,50,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 20,000, और एडवांस टैक्स थोड़ी है इसके अंदर, तो 270 इसमें से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2,10,000। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, मतलब 2,10,000 अपॉन 1,50,000, तो ये आ जाएगा आपका 1.40:1।
तो ये भी आपका स्टैंडर्ड से ज्यादा है। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं कि अगर करंट असेट्स में कुछ चेंज हो गया तो रेशियो में क्या चेंज होगा, करंट लायबिलिटी में अगर चेंज हो गया तो रेशियो में क्या चेंज होगा। तो अगर हमारा रेशियो मोर देन 1 है, अगर हमारा रेशियो मोर देन 1 है और अगर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो रेशियो डिक्रीज होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर न्यूमरेटर भी इंक्रीज हो जाए और डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हो जाए सेम अमाउंट से, तो जो रेशियो है ना वो डिक्रीज होएगा। तो फॉर एग्जांपल आपका करंट रेशियो है 2:1, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर दोनों चीजों को आप इंक्रीज कर दोगे ना तो रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप दोनों में 50,000 इंक्रीज कर दीजिए या 1 लाख इंक्रीज कर दीजिए। ऊपर भी मैंने 1 लाख इंक्रीज कर दिया और नीचे भी मैंने 1 लाख इंक्रीज कर दिया, तो रेशियो क्या हुआ, पहले से कम हो गया। सो व्हेन वी इंक्रीज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम अमाउंट देन रेशियो विल डिक्रीज। प्रूव हो गई बात। मगर ये कब होगा, व्हेन ओरिजिनल रेशियो इज मोर देन 1। जब पुराना रेशियो मोर देन 1 था तब जाकर ऐसा होगा। अगर पुराना रेशियो लेस देन 1 होगा तो फिर इसका उल्टा होगा, तो फिर बढ़ जाएगा रेशियो। इसको नोट कर लो, ये सब आपके जो क्वेश्चन आते हैं इस तरह के उसमें काम आएगा। ठीक है। अगर इसी की जगह आप ऐसे कर देंगे रेशियो लेस देन 1 तो फिर क्या होगा, रेशियो विल इंक्रीज। इसको भी नोट कर लीजिए। यानी कि अपना ओरिजिनल रेशियो 1 से कम है, मान लीजिए 0.8 है, तो अगर आप दोनों को इंक्रीज करेंगे तो रेशियो उल्टा डिक्रीज हो जाएगा, नहीं तो रेशियो फिर इंक्रीज हो जाएगा।
और अगर रेशियो आपका इज इक्वल टू 1 है और अगर आप दोनों को सेम अमाउंट से बढ़ाओगे तो रेशियो भी सेम ही रहेगा। भाई जब ऑलरेडी रेशियो 1 है, मान लीजिए 1 लाख अपॉन 1 लाख है, अब आप ऊपर नीचे 20,000 प्लस करोगे, 120/120 हो जाएगा, रेशियो तो सेम ही रहेगा। अब जो अपनी कंडीशन 1 और 2 थी, यानी कि जब रेशियो 1 से ज्यादा था और 1 से कम था, उसके आगे वाइस वर्सा भी लिख लेना, या तीनों में वाइस वर्सा लिख लो। तो कहने का मतलब ये है कि ओरिजिनल रेशियो अपना 1 से ज्यादा है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रिड्यूस कर दोगे सेम अमाउंट से, तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फर्स्ट केस में। सेकंड केस में अपना रेशियो 1 से कम था और अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिक्रीज कर देंगे तो रेशियो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और थर्ड कंडीशन में सेम रहेगा, आप अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिक्रीज कर दोगे तो रेशियो सेम ही रहेगा, क्योंकि वैसे ही बने, और दोनों को सेम अमाउंट से डिक्रीज करोगे तो भी बन ही आएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 6 का ए, current ratio of a company is 2:1. Which of the following suggestions would improve the ratio? Which would reduce it and which would not change it? फर्स्ट पॉइंट है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स उधार खरीदे तो क्या होगा, अपन जब गुड्स उधार खरीदते हैं तो अपना इन्वेंट्री इंक्रीज होता है और क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं, तो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम अमाउंट से बढ़ रहा है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट भी इंक्रीज हो रही है और करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो रेशियो क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि मोर देन 1 है और दोनों चीजें रिड्यूस हो रही है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड है परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक। इसमें बहुत आसान है, देखो इन्वेंट्री तो इंक्रीज होगी और बैंक अकाउंट डिक्रीज होगा, तो एक करंट असेट बढ़ गई, एक करंट असेट कम हो गई, तो रेशियो चेंज होगा, नो, रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज करंट असेट विल रिमेन सेम। मान लीजिए आपने 50,000 के गुड्स खरीदे बाय चेक, तो इन्वेंट्री 50,000 से कम हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी सॉरी, और बैंक अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा, देर विल बी नो चेंज इन करंट असेट। थर्ड पॉइंट है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 फॉर ₹60,000 ऑन क्रेडिट। तो इन्वेंट्री तो हमारी कम होगी क्योंकि हम गुड्स सेल कर रहे हैं, इन्वेंट्री हमारी 50,000 से कम हो जाएगी और हमारे जो डेटर्स हैं वो 60,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। तो ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा, करंट असेट 10,000 रुपए से बढ़ गई, क्योंकि एक करंट असेट तो 50,000 से कम हो गई, दूसरी करंट असेट 60,000 से बढ़ गई, तो ओवरऑल 10,000 इंक्रीज हो गया ना करंट असेट के अंदर, तो रेशियो क्या होगा, नहीं, करंट असेट बढ़ रही है ना। मान लीजिए हमारी करंट असेट पहले 2 लाख थी और करंट लायबिलिटी 1 लाख थी। अब जो करंट असेट है उसमें 50,000 तो 60,000 तो इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं ना, क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर इंक्रीज होंगे, मगर उन गुड्स की कॉस्ट है 50,000, तो इन्वेंट्री हमारी 50,000 से कम होगी, तो रेशियो तो इंक्रीज होगा ना। क्योंकि एक करंट असेट तो ज्यादा से बढ़ी है, दूसरी करंट असेट कम से कम हुई है, तो ओवरऑल करंट असेट तो 10,000 से बढ़ गई ना। अगर हम गुड्स सेल कर रहे हैं 50,000 की गुड्स 60,000 में सेल कर रहे हैं, तो हमारी डेटर 60,000 से इंक्रीज होंगे, डेटर भी करंट असेट है, और हमारी इन्वेंट्री 50,000 से रिड्यूस होगी, इन्वेंट्री भी करंट असेट है, तो ओवरऑल इफेक्ट देख लो ना, करंट असेट पहले 2 लाख थी, अब कितनी हो गई, तो रेशियो इंक्रीज होगा ना।
ओवरऑल न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हर क्वेश्चन अलग अलग होएगा, इस पर डिपेंड करेगा। अब जैसे फोर्थ पॉइंट है, टू सेल अ फिक्स्ड असेट एट ए स्लाइट लॉस। फिक्स्ड असेट बेच रहे हो, करंट असेट में कोई कमी नहीं हो रही, आप चाहे लॉस में बेचो चाहे प्रॉफिट में बेचो, फिक्स्ड असेट बेचोगे तो पैसा आएगा, तो करंट असेट इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर क्या है? इंप्रूव, क्योंकि करंट असेट तो बढ़ रही है ना, कैसे भी बेचो आप। फिफ्थ पॉइंट है, टू बोरो मनी ऑन अ प्रोमिसरी नोट। हमने उधार ले लिया पैसा, कैश आ गया हमारे पास, और हमने बदले में उसको क्या दे दिया? बिल्स पेबल। अब जो कैश आया वो तो करंट असेट है, और बिल्स पेबल हमारा इंक्रीज हुआ वो करंट लायबिलिटी है। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहे हैं। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? रेशियो विल रिड्यूस। अपना रेशियो 2:1 है, और कैश इंक्रीज हो गया सेम अमाउंट से, और बिल्स पेबल इंक्रीज हो गए सेम अमाउंट से, और दोनों जब इंक्रीज होते हैं तो रेशियो रिड्यूस हो जाता है ना। बस यही आंसर है। सिक्स, टू गिव अ प्रोमिसरी नोट टू अ क्रेडिटर। अब आप लोगों को इसकी एंट्री आनी चाहिए पहले, कि अगर अपन किसी क्रेडिटर को बिल्स पेबल देंगे तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर टू बिल्स पेबल, मतलब क्रेडिटर तो रिड्यूस होंगे और बिल्स पेबल इंक्रीज होगा। मतलब एक करंट लायबिलिटी तो कम हो गई, दूसरी करंट लायबिलिटी बढ़ गई, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा करंट लायबिलिटी पे, नो चेंज। समझ में आया? इस तरह से अपने बहुत सारे क्वेश्चन है पीछे 9th तक, क्योंकि एक करंट लायबिलिटी बढ़ गई, दूसरी करंट लायबिलिटी कम हो गई, तो रेशियो में चेंज क्यों आएगा? कहाँ हो रही है? तो हाँ न्यू ही ना, तो चेंज नहीं आएगा ना रेशियो में। क्यों नहीं हुआ नो चेंज? रेशियो में नो चेंज हो गया ना। अरे अपना कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, बस एक करंट लायबिलिटी बढ़ रही है 50,000 से फॉर एग्जांपल, और दूसरी करंट लायबिलिटी कम हो रही है 50,000 से, तो क्या चेंज आएगा रेशियो में? जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना आपके, इसमें आपको अलग तरीके से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे इसमें आपको टोटल असेट गिवन है और नॉन करंट असेट गिवन है। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि टोटल असेट में नॉन करंट असेट और करंट असेट दोनों इंक्लूड होती है। तो अगर आप टोटल असेट में से नॉन करंट असेट माइनस कर दोगे ना, तो करंट असेट आ जाएगी। और ऐसे ही आपको लाइबिलिटी साइड में गिवन है शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी, मगर करंट लाइबिलिटी कहीं पर भी गिवन नहीं है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि टोटल असेट और टोटल लाइबिलिटी इक्वल होती है। बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आता है ना। आपको टोटल असेट पता है 40 लाख, मगर टोटल लाइबिलिटी में आपको दो ही चीजें पता है। लाइबिलिटी की हेडिंग क्या क्या होती है? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। उसमें से दो आपको गिवन है, एक आप निकाल लोगे। तो शेयर होल्डर फंड तो कितना है? 27 लाख, और नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है? 8 लाख, और करंट लाइबिलिटी गिवन नहीं है, तब मैं करंट लाइबिलिटी निकाल सकता हूं। टोटल असेट माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस शेयर होल्डर फंड, कर सकता हूं ऐसा। तो 40 लाख में से ये दोनों माइनस हो जाएंगे, इन दोनों का सम है 35 लाख, यानी कि करंट लाइबिलिटी कितनी है और करंट असेट अपन ने निकाल ही ली, रेशियो निकल जाएगा इससे। अब आप लोग देखिए, और याद रखना करंट असेट में कभी लूज टूल को इंक्लूड नहीं करना। तो अगर कहीं पर आपको जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है इन्वेंटरीज इंक्लूड लूज टूल्स, तो आपको फिर लूज टूल को हटाना है उसमें से। क्लियर है? लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन करंट असेट्स। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का सी, ये नोट डाउन कर लो ना।
देखो क्वेश्चन नंबर 16 के सी में आपको क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 के सी में आपको दे रखा है वर्किंग कैपिटल 5,40,000, करंट रेशियो 2.8:1, इन्वेंट्री रुपीज 3,30,000, कैलकुलेट करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड क्विक रेशियो। आप लोगों को वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने समझा दिया, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, और हमें दे रखा है करंट रेशियो 2.8, तो हमने करंट रेशियो का फॉर्मूला रखा CA/CL इज इक्वल टू 2.8, तो करंट असेट हो गई 2.8 CL मल्टीप्लाई बाय CL, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया उधर जाके। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? संस्कृति आगे देखिए, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है 5,40,000, करंट असेट की जगह मैं ये रख सकता हूँ, तो मैंने रख दिया 2.8 CL माइनस CL, सॉल्व करा तो आ गया 5,40,000 इज इक्वल टू 1.8 करंट लायबिलिटीज। अब इससे करंट लायबिलिटीज की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, 5,40,000 अपॉन 1.8, तो करंट असेट आ गई 3 लाख। क्लियर है? और अपने को पता है कि जो करंट असेट्स है वो करंट लायबिलिटी का 2.8 टाइम्स है, तो हम यहाँ पर करंट लायबिलिटी की वैल्यू रख देंगे 3 लाख, तो करंट असेट आ जाएगी 8,40,000। नोट करो उसको, आएगा अब। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो। अब अपना क्विक असेट्स का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अपने को इसमें करंट असेट पता है 8,40,000, इन्वेंट्री पता है 3,30,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम 0 एज्यूम कर लेंगे क्योंकि गिवन नहीं है, इसका मतलब है ही नहीं, तो क्विक असेट आ जाएगी हमारी 5,10,000। और अब हम क्विक रेशियो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको करंट रेशियो गिवन है 4.5, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 4.5, तो करंट असेट की वैल्यू आ गई 4.5 CL। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला गिवन है, क्विक रेशियो का अमाउंट गिवन है 3, तो क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3, तो क्विक असेट की वैल्यू आ गई 3 CL। अब अपन जानते हैं कि क्विक असेट इज इक्वल टू करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस को मैंने 0 एज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब हो गया इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट असेट माइनस क्विक असेट। अब हम देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि इन्वेंट्री 72,000 है, करंट असेट की जगह में ये वाला फॉर्मूला रख सकता हूँ 4.5 CL, और क्विक असेट की जगह में रख सकता हूँ 3 CL, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई 72,000 इज इक्वल टू 1.5 CL। तो करंट लायबिलिटी को निकालने के लिए 1.5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो करंट लायबिलिटी आ गई 48,000। अब आगे देखो, अपने को इसमें करंट असेट भी पूछ रहा है, तो करंट असेट का फॉर्मूला है 4.5 CL, तो मैंने इसकी जगह करंट लायबिलिटी की वैल्यू रख दी 48,000, तो आंसर आ गया 2,16,000। अब क्वेश्चन नंबर 26 तक आप लोगों को करना है, कुछ नहीं आए तो मुझसे पूछना।